स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। भारत में ब्लैक फंगस लगातार भयानक होता जा रहा है। भारत में ब्लैक फंगस के 7,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दी है। देश में अब तक ब्लैक फंगस के 7,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 200 से ज्यादा लोग इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि ब्लैक फंगस को एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट के तहत नोटिफाई करना चाहिए। भारत में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अनियंत्रित मधुमेह और कोरोना से संक्रमित होने की वजह से ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए मधुमेह के रोगियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रक्त के स्तर की लगातार निगरानी और नियंत्रण करें। गुलेरिया ने आगे कहा कि कोविड के साथ अनियंत्रित मधुमेह डायबिटीज ब्लैक फंगस के पैदा होने में सहायक होता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की इस दूसरी लहर के तहत स्टेरॉयड का इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आगे कहते हैं कि हल्के और प्रारंभिक रोग में संकेत न होने पर भी दिए गए स्टेरॉयड दूसरे संक्रमण का खतरा बन सकते हैं। लक्षण न होने के बाद भी अगर लोग स्टेरॉयड की ज़्यादा मात्रा लेते हैं तो उनमें हाई ब्लड शुगर लेवल ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ सकता है। ब्लैक फंगस संक्रमण कोई नई बीमारी नहीं है और महामारी पहले भी इसकी सूचना दी गई थी। हालांकि इस तरह की घटना तब बहुत कम होती थी। तब अब कोविड-19 के कारण ये दुर्लभ लेकिन घातक फंगल संक्रमण बड़ी संख्या में बताया जा रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा केस और मौतें सामने आई हैं। इस बीमारी से कुल 7,250 नए केस सामने आए हैं। इस बीमारी के सबसे ज़्यादा केस और मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। इसके बाद गुजरात और मध्य प्रदेश का नंबर है। गुजरात में 1163 मामले सामने आए हैं और 63 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 575 नए मामले सामने आए हैं, 31 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी, हरियाणा में अब तक 8 की मौत। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस से 575 केस आए हैं और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 31 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में 169 लोगों में ब्लैक फंगस मिला है और 8 मौतों की पुष्टि हुई है। दिल्ली में 203 मरीज मिले हैं और 1 की मौत हुई है। हरियाणा में 268 मरीज मिले हैं और 8 लोगों की मौत हो गई है। इन सभी आंकड़ों को देखते हुए यही लगता है कि भारत में ब्लैक फंगस की दस्तक आ चुकी है और लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 18+ का वैक्सीनेशन बंद हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली सरकार ने रविवार से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन बंद कर दिया है। केजरीवाल सरकार ने इसकी वजह वैक्सीन की कमी को बताया है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वैक्सीन की कमी के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 4 सलाह दी हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए 18 साल से ऊपर लोगों के लिए जो वैक्सीन भेजी थी वो खत्म हो गई हैं। इसलिए शनिवार को कुछ ही सेंटर पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ये स्टॉक भी शाम तक खत्म हो जाएगा। कल से पूरे राज्य में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद करना पड़ेगा। केंद्र को लिखकर हमने वैक्सीन मांगी है, जैसे ही वैक्सीन मिलेंगी हम वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली को हर महीने 80 लाख वैक्सीन की ज़रूरत है, लेकिन इसके मुकाबले मई में हमें केवल 16 लाख वैक्सीन ही मिली हैं। जून के लिए केंद्र ने दिल्ली का कोटा और कम कर दिया है। जून में हमें केवल 8 लाख वैक्सीन ही दी जाएंगी। अगर हर महीने केंद्र से 8 लाख वैक्सीन मिली तो दिल्ली के युवाओं को वैक्सीन लगाने में 30 महीने से ज़्यादा का समय लग जाएगा। तब तक कितनी लहरें आएंगी और कितने लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे। दिल्ली के हर व्यक्ति को वैक्सीनेट करने के लिए 2.5 करोड़ वैक्सीन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार काफ़ी कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण दर घटकर 3.5% रह गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोरोना का खतरा टल गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारत बायोटेक कंपनी ने वैक्सीन का फार्मूला दूसरी कंपनियों के साथ शेयर करने पर सहमति जताई है। ये अच्छी बात है। केंद्र सरकार को दूसरी वैक्सीन कंपनियों पर भी ऐसा ही करने का आदेश देना चाहिए। केंद्र को 24 घंटे के अंदर दूसरे देश से बड़ी तादाद में वैक्सीन खरीदनी चाहिए और राज्यों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से बांटनी चाहिए। उन्होंने मांग की सभी विदेशी कंपनियों की वैक्सीन भारत में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी जाए और विदेशी कंपनियों को यहाँ प्रोडक्शन करने की इजाज़त भी मिले। केंद्र सरकार को उन देशों से
वैक्सीन मांगने की कोशिश करनी चाहिए, जहां जरूरत से ज्यादा मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। आपको बता दें, दिल्ली में शनिवार को 2260 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 6453 लोग जबकि ठीक हुए हैं और 182 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 14.15 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 13.60 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 22,013 मरीजों की मौत हो चुकी है। ये 31,308 का इलाज चल रहा है। इन सभी आंकड़ों को देखकर यही लगता है कि वैक्सीन से हमारे देश के अंदर हालात तो सुधर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की बड़ी मात्रा में कमी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। किसानों ने बातचीत करने का सरकार से अनुरोध किया है। किसान नेताओं का कहना है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते सरकार को परिपक्वता दिखानी चाहिए। वे किसानों की मांगों पर विचार करना चाहिए। वे कानून जो किसानों के द्वारा ठुकराए जा चुके हैं, दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानून के खिलाफ किसानों के विरोध को 176 दिन हो चुके हैं। सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर अभी बंद है। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर किसानों से बातचीत करने की अपील की है। किसान मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को भेजे गए पत्र में मुख्य तौर पर किसान आंदोलन पर सरकार के रवैये का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही ग्रामीणों व सामान्य नागरिकों के लिए कोरोना महामारी से बचाव के लिए कदम उठाने का भी आह्वान किया है। किसान नेताओं का कहना है कि वे कानून जो किसानों द्वारा ठुकराए जा चुके हैं, उन्हें जबरदस्ती लागू करके देश की लोकतांत्रिक व मानवता के मूल्यों के खिलाफ हैं। संयुक्त किसान मोर्चा शांतिपूर्ण आंदोलन में विश्वास रखता है व शांतिमयी विरोध ही जारी रहेगा। हालांकि ये पहली बार नहीं जब किसान बातचीत करने के लिए सरकार से कह रहे हैं। इससे पहले भी सरकार और किसान संगठन के बीच 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। दूसरी ओर फिर से बातचीत शुरू हो, इसके लिए किसान और सरकार दोनों तैयार हैं, लेकिन अभी तक बातचीत टेबल पर नहीं आ पाए। दरअसल 3 नए अधिनियम खेत कानून के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं महान पर्यावरणविद और आंदोलनकारी सुंदरलाल बहुगुणा का देहांत हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है। अनेक आंदोलन के प्रणत बहुगुणा ने देश दुनिया की पर्यावरण के बारे में समझ बढ़ाई व लोगों को पर्यावरण से जोड़ा। कर्नाटक से किसान नेता व भारत सरकार में पूर्व मंत्री बाबा गौड़ा पाटिल के निधन पर संयुक्त किसान मोर्चा शोक व्यक्त करता है। कर्नाटक के किसान की आवाज गौड़ा का किसान कल्याण में योगदान हमेशा याद किया जाएगा। पाकिस्तान में फिलिस्तीन के समर्थन में आयोजित रैली में ब्लास्ट हो गया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 14 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। पाकिस्तान के चमन इलाके में शुक्रवार को शाम एक मस्जिद के बाहर ब्लास्ट हुआ। अब तक 8 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 14 लोग घायल बताए गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक धमाका एक रैली के दौरान हुआ। ये रैली प्रधानमंत्री इमरान खान के कहने पर फिलिस्तीन के समर्थन में बुलाई गई थी। चमन एक टूरिस्ट प्लेस है, ये बलूचिस्तान का हिस्सा है। इस्लामी संगठन ने किया था। रैली का आयोजन इमरान खान ने पिछले 2 दिनों से फिलिस्तीन के समर्थन में शुक्रवार को रैली के आयोजन के लिए कहा था। चमन में जामियात उलमे इस्लाम ने इस रैली का आयोजन किया। पाकिस्तानी न्यूज़ के मुताबिक इस दौरान काफ़ी लोग जमा हो गए थे। इस दौरान एक तेज धमाका हुआ, इससे 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि पुलिस ने 6 लोगों के मारे जाने की खबर की पुष्टि की है। पाकिस्तान के क्वेटा में पिछले दिनों ब्लास्ट हुआ था और उसमें 18 लोग मारे गए थे। इस धमाके का आरोप अफगान तालिबान पर लगा था। शुक्रवार को हुए धमाके की जिम्मेदारी खबर लिखे जाने तक किसी संगठन ने नहीं ली थी। बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता लियाकत शहनवाई ने कहा कि 6 लोगों के मारे जाने और 14 लोग गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी मिली है। अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि ये फिदाईन हमला था या आईईडी के जरिए धमाका किया गया था। हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। बलूचिस्तान में फौज पर हमले बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज पर हमले होते रहते हैं। अब ये फौज की चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है। आरोप है कि इसके जवाब में पाकिस्तानी एयरफोर्स
यहाँ हवाई हमले कर रही है। अप्रैल में यहाँ पाकिस्तानी फौज ने एक फुटबॉल टूर्नामेंट कराया था। इस दौरान ब्लास्ट हुआ था और इसमें 5 लोग मारे गए थे जबकि 12 लोग घायल हो गए थे। पिछले साल 16 अक्टूबर को फौज के काफिले पर हमला हुआ था और 7 सैनिक मारे गए थे। अगस्त में 19 लोग अलग अलग हमलों में मारे गए थे। इन सारी घटनाओं से ये पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर लगातार हमले और ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पाकिस्तान की सरकार को और पाकिस्तान के लोगों को इन हमलों से बचने के लिए और अच्छे तरीके अपनाने चाहिए। यूएई में ही आईपीएल कराना चाहता है बीसीसीआई। कम खर्च, स्थिर मौसम और कोरोना के नियम की बेहतर जानकारी यूएई में पहली पसंद है। इंग्लैंड पर भी हो सकती है चर्चा। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 के बचे हुए 31 मैच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत में नहीं कराएगा। बीसीसीआई के सीईओ हेमंग अमीन 29 मई को बीसीसीआई की होने वाली स्पेशल बैठक में आईपीएल के बचे हुए मैच कराने के लिए इंग्लैंड और यूएई में कराए जाने का प्रस्ताव रखेंगे। हालांकि अमीन की पहली पसंद यूएई है। T20 वर्ल्ड कप भारत में यूएई शिफ्ट होने पर ही आईपीएल इंग्लैंड में कराना चाहते हैं। अमीन बीसीसीआई के साथ आईपीएल के सीईओ भी हैं। अमीन ने एक इंटरव्यू में कहा कि आईपीएल के बचे हुए मैच यूएई में कराना उनकी पहली पसंद है। बीसीसीआई के सचिव जे शाह ने आईपीएल के बचे हुए मैच और भारत में अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के आयोजन को लेकर चर्चा करने के लिए स्पेशल बैठक बुलाई है। कोरोना की वजह से आईपीएल के 14वें सेशन को बीच में ही रोक दिया गया था। सनराइज हैदराबाद के रिद्धिमान साहा, दिल्ली कैपिटल के अमित मिश्रा, केकेआर के संदीप वॉरियर और वरुण चक्रवर्ती, सीएसके के बॉलिंग कोच एल बालाजी और बैटिंग कोच माइकल हसी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद बीसीसीआई और आईपीएल प्रशासन के बाद लीग को बीच में सेशन में रोकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। अमीन की 3 वजह बताई जाती हैं क्यों वो यूएई में आईपीएल का आयोजन कराना चाहते हैं। पहली, कम खर्च। आईपीएल को यूएई में कराने की पहली वजह यह है कि इंग्लैंड की तुलना में यूएई में आईपीएल कराने का खर्चा कम पड़ेगा। इंग्लैंड में होटल, स्टेडियम आदि का खर्चा यूएई की तुलना में ज्यादा है। यूएई में टीम सड़क मार्ग से भी आसानी से स्टेडियम तक पहुंच सकती है। इंग्लैंड में ट्रैवल का खर्च बढ़ जाएगा। ज्यादा ट्रैवल में कोरोना के संक्रमण का खतरा भी ज्यादा रहेगा। दूसरा, मौसम। यूके में आईपीएल के बचे हुए मैच नहीं कराने की दूसरी वजह सितंबर में इंग्लैंड की अनिश्चित मौसम है। वहां बारिश के कारण कई मैच रद्द करने पड़ सकते हैं, जबकि यूएई में सितंबर में ठंड का मौसम रहेगा जो खिलाड़ी और स्टाफ के लिए बेहतर होगा। आईपीएल शेष मैचों के लिए यूएई की पहली पसंद होने की तीसरी वजह वहां टूर्नामेंट कराने का पहला अनुभव है। आईपीएल का पिछला सीजन यूएई में कराया गया था। ऐसे में वहां पर आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी है, जबकि इंग्लैंड में अभी तक कभी भी आईपीएल मैच नहीं हुए हैं। ऐसे में वहां की चुनौतियों के बारे में पता नहीं है। वहीं कोरोना की वजह से अलग अलग शहरों के प्रोटोकॉल और वहां के लगे प्रतिबंध की जानकारी नहीं है, जबकि यूएई में कोरोना के बीच आईपीएल होने की वजह से प्रोटोकॉल और 3 शहरों में लगाए गए प्रतिबंध की जानकारी है। ऐसे में यहां मैनेज करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बीसीसीआई सितंबर के आखिरी 3 हफ्ते में आईपीएल के लिए विंडो तलाश कर रहा है। आईपीएल के मौजूदा सीजन को 29 मैच के बाद ही टालना पड़ा। 60 में से 31 मैच होने अभी बाकी हैं। आईपीएल के बचे हुए मैच नहीं होते तो बीसीसीआई को लगभग 250 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। ऐसे में बोर्ड सितंबर के आखिरी 3 हफ्ते में आयोजन के लिए विंडो तलाश रहा है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में T20 वर्ल्ड कप भारत में ही होना है। ऐसे में सितंबर में अगर आईपीएल के लिए विंडो नहीं मिलता है तो बाद में कराना संभव नहीं होगा। इन सब बातों को देखकर ऐसा लगता है कि अगर आईपीएल नहीं होते हैं तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जो कि भारतीय बोर्ड पर बहुत ही प्रभाव डालेगा। बने रहिए टुडे 24 न्यूज़ के साथ।